मैं हूं रेणु कैलाश। एआई इंजीनियर अतुल सुभाष की खुदकुशी अपने पीछे कई सवाल छोड़ गई है। बेंगलुरु में एक निजी कंपनी में एआई इंजीनियर अतुल ने 9 दिसंबर को खुदकुशी की। खुदकुशी से पहले उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया, साथ ही 24 पन्नों का सुसाइड नोट भी छोड़ा। इसमें उन्होंने अपनी पत्नी निकिता सिंघानिया और उसके परिवार वालों पर झूठे केस दायर कर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। अतुल ने अपनी मौत के लिए पत्नी निकिता सिंघानिया, सास, साले और चचेरे ससुर को जिम्मेदार बताया है। सुसाइड नोट में जौनपुर की फैमिली कोर्ट की जज रीता कौशिक पर सेटलमेंट कराने के बदले में 5 लाख रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप लगाया गया। 24 पन्नों के सुसाइड नोट में अतुल ने बताया कि निकिता और उसके परिवार वालों ने उन पर किस तरह से घरेलू हिंसा, हत्या, दहेज प्रताड़ना समेत 9 केस दर्ज करवाए थे। अतुल ने यह भी बताया है कि शादी के बाद से ही निकिता और उसके परिवार वाले किसी न किसी बहाने उनसे पैसे मांगते थे। अतुल ने वीडियो में जुडिशियल सिस्टम पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि मुझे खुदकुशी कर लेनी चाहिए क्योंकि मैं जो पैसा कमा रहा हूं उससे मेरे दुश्मन ही मजबूत हो रहे हैं और उसी पैसे का इस्तेमाल मुझे बर्बाद करने के लिए किया जाएगा। जब अतुल सुभाष का ये मामला चर्चा में आया तब सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर आईपीसी की धारा 498A के दुरुपयोग पर चिंता जताई। आईपीसी की धारा 498A शादीशुदा महिलाओं को पति और उसके रिश्तेदारों की तरफ से होने वाली क्रूरता से बचाती है। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस कोटेश्वर सिंह की बेंच ने कहा है कि धारा 498A पत्नी और उसके परिवार वालों के लिए अब बदला लेने का एक हथियार बन गई है। अतुल सुभाष का मामला अकेला नहीं है। घरेलू हिंसा और क्रूरता से जुड़े कानून अक्सर पुरुषों पर लाद दिए जाते हैं और इसी साल सितंबर में सुप्रीम कोर्ट ने घरेलू हिंसा कानून और धारा 498A को सबसे ज्यादा दुरुपयोग किए जाने वाले कानूनों में से एक बताया था। लेकिन अब सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि क्या सिर्फ महिलाओं पर ही घरेलू हिंसा होती है? क्या पुरुषों पर घरेलू हिंसा नहीं होती? क्योंकि इसी मानसिक प्रताड़ना से गुजरने के बाद एक होनहार इंजीनियर ने खुदकुशी कर ली। मार्च के महीना में वो गया था। मार्च के महीना के बाद जब आया ना तो कहा कि पापा वहाँ का जो मीडिएशन का जो जज है, चाहे जो भी लोग है, वकील है, चाहे जज है, जो भी है, वो वहाँ की कानून व्यवस्था जो लॉ है अपने भारत का, उस लॉ से नहीं चलता है। लोग उस लॉ को मानता ही नहीं है। जो ये बता रहा था कि इस धारा में ये लॉ होना चाहिए, तो वो उसको हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के लॉ को भी नहीं मानता था। उनको कुछ नहीं, उनको तो 40 बार बेंगलोर, कम से कम 40 बार गया होगा बेंगलोर से जौनपुर, और माने इतनी धारा उस पर एक खत्म हो जाता था केस तो दूसरा लगा देती थी। इस बात के कारण जो है तो भीतर से फ्रस्ट्रेट था, लेकिन हम लोग को महसूस नहीं होने दिया कि क्या है नहीं है। एकाएक हम लोग को खबर गई है कि वो अपना पूरा मेल वगैरह हमारे छोटे लड़के को रात में किया है 1:30 बजे 2 बजे, हमारे पास 3 बजे उसका फोन आया है। उसके बाद हम लोग कैसे कैसे करके वहां से पटना आए हैं, एयरपोर्ट पटना से बेंगलोर पहुंचे 4 बजे शाम में। उसमें एक आध इल्जाम छूट गया हो तो भले ही, लेकिन जितना इल्जाम को याद होगा उतना लगाया हो तो एकदम सही है। मार्च के महीना में वो गया था। मार्च के महीना के बाद जब आया ना, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से उनका बेटा प्रताड़ित हो रहा था। चलिए इस पर चर्चा हम शुरू करते हैं। 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर अश्विनी गुप्ता मनोचिकित्सक के तौर पर, मनोवैज्ञानिक के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और दिनेश जोतवानी जी, वरिष्ठ वकील सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। आप दोनों खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। दिनेश जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। सुप्रीम कोर्ट ने काफी समय से इस बात पर चिंता जताई कि जो 498A है उसका दुरुपयोग हो रहा है, लेकिन जिस तरह से अब अतुल सुभाष का मामला सामने आया है, बहुत सारे सवाल खड़े कर रहा है। आखिर घरेलू हिंसा सिर्फ महिलाओं के साथ, पुरुषों के साथ नहीं, अब ये सवाल एक बार फिर से जोर पकड़ने लगा है। सर, कैसे देख रहे हैं आप इस पूरे मामले को? देखिए, ये बात तो ठीक है कि ये 498A जो कि अब भारतीय न्याय संहिता में इसको सेक्शन 108 में आता है, ये उसका बहुत दुरुपयोग हुआ है, बहुत ज़्यादा दुरुपयोग हुआ है। बट सबसे पहले मुझे ये कहना है कि ये जो स्टेप बहुत दुख हुआ, जो अतुल सुभाष ने जो स्टेप लिया, बहुत बहुत दुख की बात है। ऐसा स्टेप
मैं हर नौजवान को कहूँगा कि बिल्कुल ना लें। और जो उन्होंने पूरे वीडियो में, मैंने वीडियो देखा, हालांकि वो मैं पेजेस नहीं गिन पाया, पेजेस नहीं देख पाया जिसमें उन्होंने सुसाइड नोट दिया है, लेकिन वीडियो से लगता है कि वो पूरे लीगल सिस्टम को ही ब्लेम कर रहे हैं। कह रहे हैं कि मैं टैक्स दे रहा हूँ गवर्नमेंट को, और वही टैक्स से वो जुडिशरी चला रहे हैं, उसी टैक्स से लीगल सिस्टम चल रहा है, और बिल्कुल। वही लीगल सिस्टम मेरे को तंग कर रहा है, इतनी ज़्यादा तंग कर रहा है। तो ये बात ठीक है उनकी, मैं डिनाई नहीं करता हूँ, पर ये जो एक्सट्रीम स्टेप लिया उन्होंने, ये मैं हर नौजवान को कहूँगा बिल्कुल ना लें। अगर वो कहते हैं कि लीगल सिस्टम काम नहीं कर रहा, जो कि मैं कुछ हद तक मानता हूँ, तो लीगल सिस्टम उनके लिए, दूसरी पार्टी के लिए भी नहीं कर रहा, विक्टिम के लिए भी नहीं कर रहा, कंप्लेनेंट के लिए भी नहीं कर रहा, तो इसका ये हल नहीं होना चाहिए कि वो सुसाइड करें। अब आते हैं कि ये सेक्शन कैसे दुरुपयोग हो रहा है। देखिए, मैं 30 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। जो भी महिला आती है, एक स्टैंडर्डाइज कंप्लेंट होती है कि ये उसने तंग किया, ये उसने जाके उसके पिताजी ने, आजकल नए नए सेक्शन लग रहे हैं कि उनके पिताजी पॉर्न दिखा रहे थे, उनके माता पिता ने ये बोला। तो ये जो है एक स्टैंडर्डाइज कंप्लेंट्स हैं 498A, जो अब 108 में आता है भारतीय न्याय संहिता के, और लीगल सिस्टम अच्छे से ये समझ पाता है, इस बात को समझ पाता है लीगल सिस्टम की। लॉयर्स, जजेस बाद में समझ जाते हैं जैसे जैसे केस प्रोग्रेस होता है कि बिल्कुल बिल्कुल ये 34 साल 35 साल के बच्चे हैं जो पहली बार केस हुआ है, उनके माँ बाप पे पहली बार केस हुआ है। तो इस तरीके से ये स्टेप लेना बिल्कुल गलत है। लीगल सिस्टम चाहे जैसा भी है, सबके लिए ही लीगल सिस्टम एक तरीके से निराशजनक है। और मैं ये कहूँगा लीगल सिस्टम में, मैं ये नहीं कह रहा कोर्ट सिस्टम जी मीन्स लॉ एनफोर्समेंट, also means police, it also means investigating agencies, सारा का सारा जो लीगल सिस्टम है। और लॉ भी आप देखेंगे 108 जो सेक्शन लगाया था, जब ये बना था 498A, तब महिला को जरूरत भी थी इस तरीके के प्रोटेक्शन की। ये लॉ बहुत पुराना लॉ है, 100 साल हो गए जी। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, बहुत पुराना कानून है, इसमें बीच में भी आप ज्यादा बेहतर तरीके से जानकारी दे पाएंगे कि इसमें भी कुछ अमेंडमेंट किए गए, लेकिन क्लॉजेस में कोई बहुत ज्यादा बदलाव नहीं किए गए। आप उसके बारे में बता पाएंगे कि 498A में क्या अब तक कोई संशोधन किया गया, और अगर किया गया तो ये कितना ज्यादा और खतरनाक अब होता जा रहा है, क्योंकि अब इसका सहारा लेकर ऐसे लोगों पर को प्रताड़ित किया जा रहा है जो अब सुसाइड की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। हाँ, देखिए, काफ़ी सारी जजमेंट्स फेवर में आ गई हैं। लॉ तो चेंज नहीं हुआ, पर थैंकफुली सुप्रीम कोर्ट की काफ़ी सारी जजमेंट्स आ गई हैं जी, जिससे हस्बैंड को प्रोटेक्शन मिलती है। और अगर कोई केस गांव में हो रहा है, हो सकता है वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बेनिफिट्स ना ले पाए, उनको पता नहीं लगे कि क्या होता है। वो तो सेक्शन लगाते हैं पुलिस वाले, और आपके परिवार को जेल में डाल, जिनका नाम FIR में होता है, जिनका नाम कंप्लेंट, और वो तो बहुत आसान है डालना कि मेरी ननद ने ये बोला, उनके भाई ने ये बोला, उनके पापा ने ये बोला। तो जैसे मैंने कहा, बड़ी सारी कंप्लेंट्स स्टैंडर्डाइज होती हैं, तो उस हिसाब से। लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी उन्होंने काफ़ी अमेंडमेंट्स किए हैं। उन्होंने कहा ब्लाइंडली नहीं ऐसे FIR करना है, आपको बुलाना है। वुमेन कमीशंस सेटअप की हैं, वुमेन सेल्स सेटअप किए हैं हर जगह पे, कि ऐसा ही नहीं कि आपने कंप्लेंट की और आपने अगले दिन डाल दिया। डॉरी आर्टिकल्स के लिए बहुत अच्छी अच्छी जजमेंट्स आई हैं कि जो 406 भी साथ में लगता था, अगर आपने डॉरी आर्टिकल सारे वापस कर दिए हैं तो 406 नहीं लगे। इसको प्रोटेक्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की काफी अच्छी अच्छी जजमेंट्स आ गई हैं, पर अनफॉर्चुनेटली मैं तो यंग लोगों को कहूंगा थोड़ा सब्र करें जी। बिल्कुल दिनेश जी, लौटेंगे आपके पास। हरियाणा महिला आयोग के अध्यक्ष रेणु भाटिया जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। रेणु जी, बहुत स्वागत है आपका। जो मामला अतुल सुभाष का सामने आया है, इसने बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। आप महिला आयोग के अध्यक्ष हैं,
सैकड़ों हजारों फरियादियों महिलाओं की आवाज़ आप सुनती होंगी, लेकिन आज जिस तरह से ये आवाज़ खामोश हुई है, इस खामोशी ने भी बहुत सारी हलचलें देश में पैदा की हैं। सबसे पहले आप इस पूरे मामले को लेकर क्या कहना चाहेंगी, और क्या वक्त आन नहीं पड़ा है कि जो प्रताड़ित महिलाएं हैं उनकी तरह ही जो प्रताड़ित पुरुष हैं उनके लिए भी आवाज़ उठाई जानी चाहिए, कुछ ऐसा अमेंडमेंट होना चाहिए जिससे उनको न्याय मिल सके? देखिए रेनू, मैंने जो कल से ये न्यूज़ आ रही है उसके लिए बहुत आघात हूँ। झगड़े होते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं लाइफ में, फैसले भी हो जाते हैं, बिल्कुल, और नहीं भी होते फैसले, तो जो भी फैसला होता है, चाहे सेपरेशन का, चाहे इकट्ठे वापस होने का, या कुछ ना कुछ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में एडजस्टमेंट्स का, मुझे लगता है हमें एक ह्यूमन नेचर के नाते अपनी लाइफ को बैलेंस करना चाहिए। और हमने ये देखा पिछले कई वर्षों में, जब से अभी मैं वो वकील साहब को सुन रही थी जी, जब से विमेन सेफ्टी लॉज बने हैं, बहुत मिसयूज भी हुआ है, नो डाउट, बट बहुत सारी महिलाओं को बेनिफिट भी मिला है जी। तो ये हमारे ऊपर है कि हम अपनी फैमिली को बनाने के लिए मिसयूज कर रहे हैं या यूज कर रहे हैं। हम किसी से बदला लेने के लिए, किसी को सजा दिलाने की इंटेंशन रखते हैं, या अपनी फैमिली की बाइंडिंग्स को बाउंड करने के लिए कुछ स्टेप्स लेते हैं। नहीं, लेकिन रेणु जी, ये आज के दौर में हम जी ये प्रूव करना ना कोर्ट में बहुत मुश्किल नहीं हो जाता है किसी पुरुष के लिए कि या फिर किसी महिला के लिए भी ये प्रूव करना बहुत मुश्किल है कि वो किस मंशा के तहत वो मामला लेकर कोर्ट में जा रही है या मामला दर्ज करवा रही है। जैसे आपने कहा कि वो उसका मिसयूज़ करना चाहता है, यूज़ करना चाहता है, क्योंकि अधिकार इतने ज़्यादा हैं। फिलहाल अगर हम देखें, महिलाओं के हक में फेवर है, अच्छी बात है, महिलाओं के हक और फेवर में है, लेकिन किसी पुरुष के लिए, किसी भी इंसान के लिए ये प्रूव करना कोर्ट में बहुत मुश्किल होगा कि सामने वाला पक्ष किस इंटेंशन से, जबकि कानूनी तौर पर वो बहुत ज़्यादा मजबूत है। ऐसे में सामने वाले पक्ष को ये प्रूव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और शायद इसी दौर से अतुल सुभाष गुजर रहे थे। देखिए, एक 90s का दौर ऐसे आया था जी, जब हम न्यूज़पेपर्स में हर आए दिन पढ़ते थे, बहू को जला के मार डाला जी, बहू को पंखे से लटका दिया, फांसी दिला दी, व्हाट आई मीन ऑल दीज काइंड ऑफ क्राइम वाज गोइंग ऑन इन 90s। जी, तब ये बहुत प्रेशर आई, कुछ ऐसा कानून बनाया गया डोमेस्टिक वायलेंस को लेकर, दहेज प्रथा खत्म हो जाए। सोशल संस्थाओं ने, एनजीओज ने बहुत कुछ किया था उन दौरान, आप लोग मीडिया के लोग भी दिखाते थे जी। लेकिन जब ये 398 सेक्शन बना, इसका यूज मिसयूज के ऊपर एक जो है थिन लाइन, उसको रियलाइज करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। कभी कभी हम ये सोचते हैं कि अब हमें सेपरेट तो होना है, तो एक लोकल लैंग्वेज बोलूंगी कि मजा चिखाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, इसको छठी का दूध याद दिलाते। इस तरह की भाषाएं भी हमने केसेस के दौरान सुनी है कि मैडम हम अलग तो हो ही रहे हैं, पर इसे सजा दिला के जाऊंगी। बिल्कुल, ये एक बड़ी जर्नल परसेप्शन बन गई है कभी कभी गर्ल्स की। और हमने ये भी देखा, कई बार गर्ल्स बहुत रोती पिटती आती है, नो डाउट, एज विमेन कमीशन मैं कह रही हूँ, क्योंकि ये प्रैक्टिकल है। कभी कभी गर्ल्स आती हैं अपनी बात को लेकर, लेकिन जब हम गहराई तक पहुंचते हैं, बिकॉज कानून भी कहता है, सरकारें भी कहती हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी हजारों बार इस बात को कहा है कि कोई बेगुनाह को सजा ना हो जाए, चाहे गुनहगार बच जाए जी। तो ये एक प्रयास रहता है कमीशंस का, और हम लोग भी ट्राई करते हैं कि दोनों पक्षों को आमने सामने सुनकर बात करें जी। अगर कुछ छुटमुट मन मुटाव है उनको खत्म करने का प्रयास करें। कमीशन भी काउंसलिंग करता है जी, पुलिस भी काउंसलिंग करती है, कई बार समाज भी काउंसलिंग करता है, बट इस हद तक प्रेशर कर देना लड़की को या लड़के को, ऐसे सुभाष जी जैसे कई बेटियों ने भी आत्महत्याएं की हैं, बिल्कुल दुखी होकर। मेरे ही स्टेट में 2-3 केस पिछले दिनों में आए जिनमें ऐसे हुआ। तो जब हम लड़की का पक्ष सुनते हैं
तो लड़का कई बार गलत दिखता है, गायब हो जाता है, फिर एक इल्जाम आता है पुलिस ने बचाया, अफसरों ने बचाया, बिल्कुल। बहुत सारे इस तरह के बिल्कुल points रेणु जी, आते हैं। लूप होल्स बहुत सारे हैं, क्योंकि इस पूरे मैटर में अगर हम देखें जिन जिन का फेवर लेने की आप बात कर रही हैं, उन जगहों पर लूप होल्स बताए हैं अतुल सुभाष के इस केस ने। हमारे साथ मनोवैज्ञानिक डॉक्टर अश्विनी गुप्ता भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि देखिए बहुत मुश्किल होता है किसी इंसान का खुद को खत्म कर लेना। वो किस माइंडसेट में रहा होगा, क्या स्टेट उसका रहा होगा, ये सिर्फ वही जानता होगा। लेकिन इतना तो तय है कि कोई शख्स जब बहुत अंदर से टूट जाता है तभी वो अपनी जीवन लीला को खत्म करता है। और इस एक मैटर ने एक बार फिर से इस देश में पुरुष बनाम महिला हिंसा, इन सब को सामने रख दिया है। क्या मनोस्थिति होती है, जरा आप उस पर भी रोशनी डालें। देखिए, उस वक्त क्या होता है, एक अनबेरेबल इमोशनल पेन होता है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, क्योंकि उसको ये लगता है कि मैं पूरी तरीके से फंस गया हूं और मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। तो दैट इज एन एस्केप, उसके लिए ये एक छुटकारा होता है। हम ये बोलते हैं जी, हम युवकों को या युवतियों को बोले कि ऐसा मत करो, ऐसा कोई नहीं सुनता जब तक कि उनके साथ काउंसलिंग ना की जाए। देखिए, इसमें एक केस अगर उसने बोला है कि भाई लड़की ने बोला कि तुम सुसाइड क्यों नहीं कर लेते, और जज हंसती उस पे, बिल्कुल, ये बहुत ही घिनौनी बात है। क्योंकि अगर आप जज की कुर्सी, अगर ये सच है तो क्या, अगर जज की कुर्सी पे बैठ के अगर आप खुद ही कानून का मखौल उड़ा रहे हैं तो समझिए उसकी क्या मनोस्थिति होगी। और इस केस में देखिए, जो ऐसे केस आते हैं, कई बार क्या होता है, लड़के का पक्ष काफी स्ट्रांग होता है, कई बार लड़की का होता है। बट इस केस में, किसी भी केस में, कोर्ट को एक साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन करना भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल, क्योंकि वो कोर्ट अपॉइंटेड साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन अगर हो और इम्पार्शियल हो तो पता चल जाता है कि भाई कहाँ पे क्या गलत है। अब मैं आपको बताऊं कि मेरे भी एक आध फ्रेंड है जज जी, वो बताते हैं कि देखिए, हमें पता है लड़की गलत है, लड़का सही है, बट द फैक्ट्स आर सच, वी कैन नॉट डू एनीथिंग। तो यहाँ पे कानून में कुछ ना कुछ संशोधन होना चाहिए। बिल्कुल, एक आप आजकल देख रही होंगी, बिल्कुल यही सवाल अब उठ रहा है कि आखिर जिस धारा को महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाया गया, उसका जिस तरह से दुरुपयोग हो रहा है, तो उससे बचाव के भी उपाय होने चाहिए। दिनेश जी, आपके पास भी आना चाहेंगे, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर न्यायिक व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। क्योंकि अतुल सुभाष ने न सिर्फ अपनी पत्नी और अपने ससुराल वालों का जिक्र किया है, बल्कि एक सबसे बड़ा और सबसे पहला नाम जो उन्होंने लिखा वो उस जज का लिखा है जो इस पूरे मामले को देख रही थी। सेटलमेंट की बात जा रही थी। न्यायिक व्यवस्था में जब इस तरह के लूप होल के आरोप लगते हैं तो दुखी होना बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि लोग जब हर जगह से निराश होते हैं तब वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं। हाँ, इसमें मैं पर्टिकुलरली दो सेक्शंस की बात करना चाहूंगा, खासकर भारतीय न्याय संहिता जो अभी पास हुए हैं। एक तो है अबेटमेंट टू सुसाइड, पहले भी था, इंडियन पिनल कोड में भी था, थोड़ा सा और स्ट्रिक्ट कर दिया है। इसमें अबेटमेंट टू सुसाइड, और इसमें सुप्रीम कोर्ट की भी काफी रूलिंग्स हैं कि किस ने आपको अबेट किया सुसाइड के लिए। आप वीडियो में देखिए, अनफॉर्चुनेटली मैंने वो नोट पूरा भी पढ़ा नहीं है, लेकिन नोट में डिटेल्ड जज के बारे में लिखा हुआ है, उनके रिलेटिव्स के बारे में लिखा हुआ है, वकीलों के बारे में लिखा हुआ है। तो अगर आप देखें व्हाट इज अबेटमेंट टू सुसाइड, वो जज के ऊपर डायरेक्टली, और इसमें ये और स्ट्रिक्ट कर दिया, 10 साल की सजा की है इसमें। तो अगर देखा जाए, अगर वो नोट को देखा जाए और लॉ इन्फोर्समेंट जो पुलिस है, अगर अबेटमेंट टू सुसाइड में बुक कर सकती हैं। और दूसरा पहलू एक ये है, वो भी कानूनी पहलू है, एक डाइंग डिक्लेरेशन होती है। डाइंग डिक्लेरेशन इज प्रिज्यूम्ड टू बी करेक्ट। तो हम उसको, अगर उसमें लिखा है कि मेरे से जज ने इतने पैसे मांगे, मेरे से वकीलों ने इतने पैसे मांगे, तो एक एविडेंस एक्ट में डाइंग डिक्लेरेशन इज प्रिज्यूम्ड टू बी करेक्ट जी। तो कोई चारा रहा नहीं है, जिनका उन्होंने नाम लिखा, अपने इन-लॉज का नाम, वाइफ का नाम, वो तो खैर नहीं, जिनका नाम लिखा हुआ है उसमें। पर जो पूरा सिस्टम है एक्चुअली, जो ये सुसाइड नोट है, अगर आप लीगली देखें इसको, बिल्कुल, तो कोई एस्केप बचता नहीं है किसी। बिल्कुल, ये बहुत अहम बात आपने कही है।
हमारे पास चर्चा के लिए समय कम है, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जो आप इस चर्चा में जुड़े और अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू को हमारे साथ रखा, क्योंकि ये एक ऐसी चर्चा है जिस पर पूरे देश भर में इस वक्त बहस हो रही है कि क्या महिलाओं के लिए ही सिर्फ कानून है, पुरुषों के लिए नहीं। क्योंकि अतुल सुभाष के इस एक नोट ने न सिर्फ समाज की बल्कि न्यायिक व्यवस्था समेत समाज के सभी पहलुओं को इसमें इंगित किया है और ये बताया है कि कैसे एक इंसान को इस कदर पूरा समाज, पूरा सिस्टम मिलकर प्रताड़ित कर देता है कि उसे खुदकुशी का रास्ता अख्तियार करना पड़ता है। देखना यह है कि अब कोर्ट ने संज्ञान इस मामले का लिया जरूर है, लेकिन क्या अतुल सुभाष को न्याय मिल